नमस्कार साथियों। साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे साझेदारी के प्रकार। आरपीसी के अंदर या जूनियर अकाउंटेंट के अंदर यहाँ से साझेदारी का टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं। साझेदारी के प्रकार बच्चों 4 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। सबसे पहला प्रकार होता है दायित्व के अनुसार, जिसको अपन बोलते हैं लाइबिलिटी बेस्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइबिलिटी बेस्ड बोलते हैं। और दूसरा होता है समय अनुसार, टाइम बेस्ड पे कौन से साझेदारी के प्रकार होते हैं। तीसरा होता है उद्देश्य अनुसार साझेदारी। और चौथा होता है वैधता के अनुसार साझेदारी। देखिए दोस्तों, दायित्व के अनुसार एक सीमित दायित्व होता है और एक असीमित दायित्व होता है। ये पहले चलता था लेकिन अब इसमें ये नहीं चलता। तो सीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 का लगता है। लिमिटेड एलएलपी, आपसे पूछ लिया जाएगा एलएलपी एक्ट कौन सा है, तो एलएलपी एक्ट है बच्चों 2008। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको देखो दोस्तों बताता हूँ। सीमित दायित्व साझेदारी में ये आपका एक्ट 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है, तथा शाश्वत जीवन होता है, जिसकी सार्वमुद्रा है, जो सीमित दायित्व पर आधारित है। मतलब एक प्रकार से कंपनी के रूप में यह व्यक्ति काम करता है, जिसमें पृथक अस्तित्व होता है। इसका सार्वमुद्रिक एक अलग ही कॉमन सील उस पर मोहर लगी हुई होती है और इसका सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कंपनी में होता है उसी प्रकार से होता है दोस्तों। और दूसरा असीमित दायित्व साझेदारी, इसमें विशेष तौर से आपको बातों को ध्यान रखना। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? एक तो आपका एक्ट बनता है 2008 का, दूसरा इसमें सार्वमुद्रा होती है, तीसरा इसमें सीमित दायित्व होता है और इसमें साझेदारी का दायित्व सीमित होता है। इस बात को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें होता है दूसरा असीमित दायित्व साझेदारी, जिसमें साझेदारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। जिस साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व है असीमित होता है, जब फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऐसी साझेदारी को असीमित साझेदारी बोलते हैं। आपको पेपर में पूछा जाएगा दायित्व के अनुसार साझेदारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। दूसरा देखिए दोस्तों, समय के अनुसार साझेदारी। किसके अनुसार देखेंगे अपन? समय के अनुसार साझेदारी। समय के अनुसार टाइम पीरियड पे होता है। एक तो निश्चितकालीन साझेदारी होती है और दूसरी होती है अपनी कौन सी? अनिश्चितकालीन साझेदारी। देखिए दोस्तों, निश्चितकालीन साझेदारी क्या बोलता है और अनिश्चितकालीन साझेदारी क्या बोलता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये मेरा माध्यम है बुक रिवीजन लगवाना। नोट सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बुक से आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको आप एड ऑन करते रहो। और जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमें इस चीज़ के नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स आप प्रोवाइड करवा दो। दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पैसों की अड़चन नहीं आएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर घर के अंदर हर बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब पे हो, किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान ना हो। निश्चितकालीन साझेदारी में क्या होता है भी? इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है भी इतने टाइम तक अपने को साझेदारी करनी है और उसका एक समय निर्धारित होता है, उसको निश्चितकालीन साझेदारी बोलते हैं। दूसरा होता है अनिश्चितकालीन साझेदारी, जिसमें समय निर्धारित नहीं होता, निश्चित समय निर्धारित नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनिश्चितकालीन साझेदारी। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट, अब देखिए अपन क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य अनुसार साझेदारी। उद्देश्य अनुसार साझेदारी में कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होता है इसका ऐच्छिक साझेदारी और दूसरा होता है विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है वो देखते हैं अपन। ऐच्छिक साझेदारी कौन सी होती है? यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदार को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो वह साझेदारी ऐच्छिक होती है। एक टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में भी सभी साझेदार एक अच्छा से अपनी इच्छा से लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी क्या होती है वो देखते हैं। विशेष साझेदारी क्या होती है? किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य की स्थापित उस साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। उद्देश्य पूर्ण होने पर ऐसी साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। पेपर में यहाँ से सवाल बन जाता है, ऐसी कौन सी साझेदारी जो एक अपने विशेष उद्देश्य को पूर्णतः खत्म करने के बाद में साझेदारी का समापन हो जाता है, तो वो कौन सी होती है? विशेष साझेदारी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अपन। अब आगे की ओर चलते हैं अपन। अब दोस्तों इसमें बोला गया वैधता के अनुसार साझेदारी। किसके अनुसार साझेदारी? वैधता के अनुसार। पार्टनरशिप की, एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा रेड से दिखेगा नहीं अपने को, हाँ अब ठीक है। वैधता के अनुसार, वैलिडिटी के अनुसार पार्टनरशिप या लीगलिटी के अनुसार साझेदारी। वैध साझेदारी कौन सी होती है?
देश के प्रचलित नियमों के अनुसार साझेदारी होती है वो वैध साझेदारी। देश के जितने भी कानून और नियम होते हैं, लीगलिटी के अनुसार साझेदारी चलती है, उसको अपन वैध साझेदारी बोलते हैं। अवैध साझेदारी कौन सी होती है? यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। इस बात को भी ध्यान रखना। मैंने आपको कितनी साझेदारी बता दी, देखिए दोस्तों, एक तो मैंने आपको बताया है वैधता के अनुसार, दायित्व, वैधता देखो ये रहा, वैधता के अनुसार साझेदारी बता दी मैंने आपको, ठीक है, इस बात को भी पता होना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार, ऐच्छिक उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। फिर मैंने आपको बताया समय अनुसार साझेदारी और दायित्व के अनुसार साझेदारी। दायित्व के अनुसार साझेदारी एक सीमित दायित्व होता है और एक असीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व के अंदर LLP एक्ट 2008 लगता है, इसमें आपको पृथक अस्तित्व मिलता है, और इसमें सीमित दायित्व होता है और इसके अंदर सार्वभौम मुद्रा भी लगी होती है, ये होती है अपनी सीमित दायित्व है। और इसके अंदर एक विशेष बात यहाँ से ये निकलती है, विशेष साझेदारी क्या होती है? अपना विशेष उद्देश्य पूरा होने के बाद में वो साझेदारी जो खत्म हो जाती है उसको अपन विशेष साझेदारी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न दशाओं में एक साझेदारी अवैध कहलाती है। अवैध कब कहलाती है? देखिए, जब साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, जो इलीगल एक्टिविटी हो, तब वो साझेदारी अपनी ये कहलाती है। सदस्य की संख्या 2 या 2 से कम हो, या फिर अधिकतम संख्या 50 से अधिक हो जाए तो भी वो इलीगल कहलाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना। जबकि साझेदारी व्यापार, लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, इस बात को भी ध्यान रखना। किसी साझेदारी में शत्रु राष्ट्र नागरिक बना दिया जाए, वो भी अपना इसमें इलीगल दिख रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो साझेदारी सलेंक की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? साझेदारी सलेंक में क्या क्या बातें दे रखी होती है। देखिए दोस्तों, हालांकि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हाँ, साझेदारी सलेंक में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है एक। हाँ जी, देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? इसमें साझेदारी की जितनी भी विशेषताएं होती है उसकी चर्चा की हुई होती है। जितनी भी विशेषता होती है उन सभी की क्या की होती है? चर्चा की होती है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखना भी, साझेदारी कैसे बनानी है, कितने व्यक्ति होने चाहिए, पता, साझेदारी में पूंजी का कैसे विभाजन करना है, ड्राइंग का कैसे ब्याज लगाना है, और गुडविल का कैसे समायोजन, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अपना साझेदारी सलेंक, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें दे रखी है उसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं ताकि अपना सवाल निश्चित तौर पे सही हो दोस्तों। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। हाँ जी, पहला सवाल, फर्म का नाम व पता दोनों होता है साझेदारी सलेंक के अंदर। मैं बच्चों आपको फिर से बता दूं, आपको सिर्फ यहाँ से रिवीजन लगाना है, आपको एक समझ विकसित करनी है कि हाँ इस तरीके से ये सवाल होते हैं, इस तरीके से किए जाते हैं। आपके जितने भी बच्चे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं, वो सिर्फ आर्ट्स और साइंस के, वो बच्चे सिर्फ नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं, उनको परेशानियाँ पैदा होती है कि यार अगर हमें बेसिक कंप्लीट मिल जाए तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको कोई नहीं करवाएगा क्योंकि बेसिक में टाइम लगता है। उसको देखते हुए मैंने इस टाइम के अंदर बेसिक शुरू किया है ताकि हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और चीज़ों को जल्दी याद हो जाए। फर्म का नाम व पता, दूसरा साझेदारी के नाम व पते। आपको पता है फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का पता होना चाहिए, वो आखिर रजिस्टर्ड काम पर है। दूसरा साझेदारी का नाम होना चाहिए, साझेदारी का पता होना चाहिए कि भाई उसका साझेदारी का नाम क्या और उसका एड्रेस क्या, दो बातें तो ये पता होनी चाहिए। साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है, उसका कार्य क्षेत्र कैसा है, प्रकृति कहीं इलीगल तो नहीं है, कार्य क्षेत्र क्या है, कितना कार्य उसमें है, वो चीज़ें अपने पता होनी चाहिए। लाभ विभाजन का अनुपात पता होना चाहिए, भी किस अनुपात में साझेदार मिले हैं और किस अनुपात में वो साझेदारी को आगे चलाएंगे। साझेदारी की पूंजी कितनी कितनी है, कितने साझेदार पूंजी लेके आ रहे हैं, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जा रहा है, आहरण की राशि कितने राशि निकाल सकते हैं, उस पर ब्याज कितना एडजस्ट करना होता है। देखिए आहरण पर ब्याज के संबंध में भी प्रावधान दे रखा है। फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, फर्म में किस प्रकार से लेखा पुस्तकें रखी जा रही है उस बात का भी देखना होगा। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन आदि का इसमें दिया होता है। खातों का ऑडिट करवाना, अंकेक्षण करवाना, इसका मतलब ऑडिट करवाना, इसके बारे में इसमें दिया गया होता है। साझेदारी की अवधि, साझेदारी की टाइम पीरियड कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए या कितने समय के लिए साझेदारी की चलाना है, इसमें दे रखा होता है। साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज की दर कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साझेदारों का ऋण है और उस पर ब्याज की दर कितनी देनी है वो भी इसमें दे रखी, हर चीज़ दे रखी होती है। जो पार्टनरशिप डीड होती है, पूंजी खाते रखने की विधि क्या है,
किस विधि से रख रहे हैं, करंट अकाउंट से रख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से रख रहे हैं, कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, वो चीज़ें इसमें दे रखी होती हैं। साझेदारों के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और दायित्व क्या हैं। विवादों को निपटारे की विधि दे रखी है इसमें। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या प्रावधान किया गया है। नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। सबसे अच्छी बात है ये, ख्याति का मूल्यांकन करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिस बच्चे ने ये टॉपिक डिटेल से पढ़ लिया तो आगे आने वाले टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर हिसाब के निपटारे की विधि, इस बात को भी ध्यान रखना। फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम का प्रयोग किया जाता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम कहाँ यूज किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें किस में थी, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी है आपको, इस बात को खास तौर से ध्यान रखना। ये चीज़ें किस में दे रखी हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखी हैं। कितनी बातें, 22 बातें। इनका जरा सर आपको उल्लेख करना और देखना, हालांकि रटना कुछ भी नहीं है, रटना इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से पेपर में सवाल भी नहीं आता। जो पेपर में सवाल आएगा मैं आपको बताता हूँ वो सवाल कहाँ से आएगा। वो सवाल पेपर में आएगा बच्चों आपका इन 7 पॉइंटों से। कहाँ से आएगा, इन 7 पॉइंटों से आपका पेपर में सवाल बनता है। कैसे बनेगा देखिए, साझेदारी सलेंग के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कहीं भी कोई अभाव है तो बताओ क्या क्या रूल लगेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस बात को ध्यान रखना। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहले सबसे पहली बात तो देखते हैं भी क्या क्या इसमें फ़ायदा मिलता है, वो देखते हैं। लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर बांटा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, साझेदारी सलेंक में कहीं भी लाभ विभाजन का जिक्र नहीं किया गया है तो इसका मतलब वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं दिया जाएगा। साझेदारी सलेंक के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। इस बात को भी ध्यान रखना। ना तो पूंजी पर ब्याज लिया जाएगा तो ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ना ही आहरणों पर ब्याज लिया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ना वेतन दिया जाएगा और ना कमीशन दिया जाएगा। इन सभी बातों को याद रखना दोस्तों। पार्टनरशिप डीड के अभाव में कौन कौन सी अजम्पशंस उठानी पड़ती हैं। साझेदारों के ऋण, कोई साझेदार ने अपनी फर्म में अलग से कोई ऋण दे रखा है तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। इस बात को, बहुत ही प्यारी बात है, इस बात को भी ध्यान रखना दोस्तों। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। बहुत ही अच्छी लाइन है। प्रत्येक साझेदार को व्यापार चलाने में व प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैंने आपको कितने पॉइंट बताए हैं यहाँ पे, मैंने आपको पॉइंट बताए हैं बच्चों 7 पॉइंट। कितने पॉइंट बताए हैं, 7 पॉइंट। देखो याद करने की कोशिश करो। पार्टनरशिप डीड के अभाव में या इसके अब्सेंस में कौन कौन से नियम लागू होंगे। सबसे पहले तो लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर हिस्से में बंटेगा। लाभ विभाजन अनुपात किस किस हिस्से में बंटेगा, बराबर बराबर हिस्से में बंटेगा। लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर बंटेगा। इस बात को ध्यान रखना। ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। साझेदारों को ना तो पारिश्रमिक दिया जाएगा ना वेतन दिया जाएगा। पारिश्रमिक में वेतन और कमीशन दोनों ही नहीं दिया जाएगा। इस बात को देख लेना दोस्तों। साझेदारों को कोई भी ऋण दे रखा है तो उस पर 6% का ब्याज प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपन आगे की ओर देखते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं दोस्तों। एक तो बनती है अपनी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा बनता है अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। 2 विधि बनती है दोस्तों इसके अंदर। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से सीधा का सीधा पूछ लेंगे साझेदारी खाते बनाने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। इसको देखिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली कौन सी है, स्थिर विधि। कौन सी विधि है, स्थिर अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। मतलब ये फिक्स्ड रहेगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड रहेगा।
इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। कौन सी विधि रहेगी ये? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और दूसरा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आरपीएससी हो चाहे आरएसएसएम बोर्ड हो, सवाल को कैसे पुट करेगा। इसमें पुट करेगा कि भी आप बताइए स्थिर पूंजी खाता में कितने खाते खोले जाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते में कितने खाते खोले जाते हैं। दोनों के दोनों सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्थिर पूंजी खाता में कितने खाते खोले जाएंगे? 2 खाते खोले जाएंगे। एक तो खोला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, और दूसरा खोला जाएगा साझेदारों के चालू खाते। पहला कौन सा खोला जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाते, और दूसरा खोला जाएगा साझेदारों के चालू खाते। अब इसमें कोई खाते नहीं खोले जाते, सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, साझेदारी के पूंजी खाते। इसी में पूंजी खाता आ जाता है, इसी में चालू खाते आ जाते हैं, इसी में सारी की सारी मदें इसी में शामिल कर ली जाती हैं। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से वीडियो पॉज करके देखना भी साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार से बांटे जाते हैं। देखिए दोस्तों, साझेदारों के पूंजी खाते 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। पहला बांटा जाता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे, और दूसरा बांटा जाता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 खाते खोले जाते हैं। पहला खोला जाता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा खोला जाता है पार्टनर करंट अकाउंट। इन दोनों बातों को याद रखना, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है साथियों, इस तरीके से अपने को करना है। देखिए दोस्तों, अब हेडिंग डालना साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते अपन डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों की पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अपने को क्या देखना है? सबसे पहले स्थिर पूंजी खाता। कौन सा देखना है? स्थिर पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाते में कितने खाते खोले जाते हैं? एक तो खोला जाता है साझेदारों के पूंजी खाता, और दूसरा खोला जाता है साझेदारों के चालू खाता। देखिए दोस्तों, आपको दोनों बातें डिटेल से याद रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा नोट्स में हल्का सा समझा देता हूँ। आपको देखना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपको 2 खाते देखने को मिलेंगे। एक तो मिला जाएगा आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा देखना मिलेगा आपको पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की जितनी भी कैपिटल ला रहा है वो, और बीच के अंदर कोई कैपिटल ऐड कर रहा है तो, और कोई आपसे विड्रॉ कर रहा है तो वो राशि उसमें से लेस हो जाएगी। बस इसकी 3 ट्रीटमेंट इसमें की जाती हैं। पहला क्या? कोई शुरू में कैपिटल लगाएगा। दूसरा क्या? कोई ऐड करेगा कोई और कैपिटल। तीसरा क्या? कोई कैपिटल को बीच में निकाल रहा है, तो वो सारी की सारी मदें किस में आएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी मदें बचती हैं वो किस में जाएगी? पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको देखना है। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ ये सारी की सारी बातें। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते में क्या दे रखा है? इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी, मैंने अभी आपको बताया साझेदार द्वारा लगाई गई फर्म में पूंजी। देखो, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, और दूसरी पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष एक समान रहता है। पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष एक समान रहता है। ठीक है, खाते का शेष क्या रहेगा? एक समान रहेगा, इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर, उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर अगर कोई ड्राइंग या कोई विड्रॉ या फिर कोई ऐड, कुछ छेड़खानी ना की गई है तो शेष हमेशा सेम रहेगा, जितना शुरू में था उतने शेष अंत में रहेगा। लेकिन अगर उसने कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है, क्या लगाई है? अतिरिक्त पूंजी, या फिर कोई उसने स्थायी रूप से कोई पूंजी को विड्रॉ कर लिया, तो फिर खाते में छेड़खानी हुई है तो उनका शेष बदल जाएगा दोस्तों। अन्यथा साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेषों में कोई परिवर्तन नहीं। अगर ये चीज़ें ना की गई होगी ना तो इस खाते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से इस खाते का शेष सदैव क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ से पेपर में आरपीसी का फेवरेट सवाल बनता है। आप बताइए किस खाते का शेष, किस खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का शेष क्या रहता है? क्रेडिट रहता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं परिवर्तनशील खाते का, तो उसका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट का शेष हमेशा क्रेडिट रहेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे को देखते हैं अपन। साझेदारों के चालू खाते, पहला तो अपने पढ़ा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। साझेदारों की पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त, देखिए पूंजी लगाने व निकालने के अलावा, इसके अलावा कोई भी जितनी भी टर्म्स बचती है, जितनी भी मद बचती हैं, इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर साझेदारों को क्या क्या दिया जाएगा? क्रेडिट पक्ष के अंदर ये रहा, ये क्रेडिट पक्ष अपना।
तो क्रेडिट पक्ष में क्या क्या आएगा, और मैं आपको बता दूं, ये बैलेंस था शुरू का, इसमें नई पूंजी लगाई गई, ये बैलेंस था लास्ट, मतलब ये परमानेंट विड्रॉ कर ली कैश या बैंक के माध्यम से, और ये बैलेंस है लास्ट का। ठीक है दोस्तों, ये तो था पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल का समायोजन किया जाता है, ऐड किया जाता है, कोई नई कैपिटल आई, आउट ड्राइविंग किया जाता है, कोई पुरानी कैपिटल निकाल ले। बाकी जितनी भी आइटम बचती हैं वो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आएगी। बाय बैलेंस शीट यहाँ से आ ही चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, P&L अप्रोप्रिएशन आ गया, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L अप्रोप्रिएशन और टू बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझिए दोस्तों, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें दो खाते बनाए गए हैं, एक तो बनाया गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। ये दोनों खाते किस में बनाए जाते हैं, ये दोनों खाते किस में बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। किस में बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के खाते में दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट। ये स्थायी पूंजीकरण विधि है। अब देखिए, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आ रही है और जा रही है, तो ये तो दोनों ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जितनी भी टर्म्स बचती है वो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आएगी। ये कौन सा पक्ष है, क्रेडिट पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है, डेबिट पक्ष। इस बात को भी ध्यान रखना, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो चाहे पार्टनर करंट अकाउंट हो, पार्टनर क्रेडिट पक्ष हमेशा लेफ्ट साइड वाला होगा और डेबिट पक्ष हमेशा राइट साइड वाला होगा जी को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्रेडिट पक्ष, सॉरी लेफ्ट राइट छोड़ो, आप ये बताओ क्रेडिट पक्ष कौन सा होगा, इधर वाला होगा, और डेबिट पक्ष कौन सा होगा, इधर वाला होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, P&L अप्रोप्रिएशन मिलेगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये पार्टनर के फ़ायदे होते हैं। क्या होते हैं, पार्टनर के फ़ायदे होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन एंट्री करते हैं, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप बताओ, ये चीज़ तो चली जाएगी खाते के नाम के अंदर, और ये जो चीज़ है वो अपनी चली जाएगी क्रेडिट के अंदर। एंट्री हमेशा उल्टी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ चुका है, जो डेबिट वाली चीज़ थी वो बाई के रूप में आ गई, और जो क्रेडिट वाली चीज़ है वो खाते के ऊपर चली गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को करना है। जैसे ड्राइंग निकाली, क्या निकाली है, ड्राइंग निकाली है, तो ये एक प्रकार से पार्टनर का क्या होता है, खर्चा होता है। तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग निकाल ली, तो ड्राइंग यहाँ पे आ गई। इस प्रकार से दोस्तों अपने को करना है। यदि प्रश्न में चिट्ठे, देखो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार से फर्म के तो फायदे होते हैं और पार्टनर के क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो और इंटरेस्ट ऑन ब्याज ये वगैरह क्या होते हैं, ये फर्म के खर्चे होते हैं और पार्टनर के क्या होते हैं, फायदे होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। यदि प्रश्न में चिट्ठे के अंतर्गत साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया जाता है, साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया जाता है, तो इसका से यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाते विधि से रखे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि प्रश्न में चिट्ठे के अंतर्गत साझेदारों के चालू खातों का शेष जाता है, यदि प्रश्न में चिट्ठे के अंतर्गत साझेदारों के करंट अकाउंट का शेष दिया गया है, किसका दिया गया, करंट अकाउंट का शेष दिया गया, तो इसका आशय यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाते विधि से रखे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आगे की बातें। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, बैंक का कैपिटल का बैलेंस, बाकी जितने भी केस आ रहे हैं, ड्राइंग जारी है, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, जितनी भी मदे होती है वो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगी। इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ छोटी सी। आपको पता है ये बैलेंस शीट होती है, ये अपनी असेट साइड होती है और ये अपनी लाइबिलिटी साइड होती है। ये कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी, और ये कौन सी होती है, असेट साइड। अगर आपको यहाँ पे कैपिटल में करंट कैपिटल के बारे में दे रखा है, करंट कैपिटल ए की, करंट कैपिटल बी की, और शेष दे रखा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो अकाउंट बने हैं वो किस विधि से बने हैं, ये पूंजी खाते के स्थिर पूंजी खाते से बने हैं। किससे बने हैं, स्थिर पूंजी खाते से बने। क्यों, क्योंकि स्थिर पूंजी खाते में ही आपका करंट अकाउंट चलता है और आपका कैपिटल अकाउंट चलता है, दोनों के दोनों स्थिर पूंजी खाते में चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने परिवर्तनशील भी बता दिया आपको।
अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या बोला गया है, अंतिम शेष विपरीत पक्ष में भी आ सकता है, ये अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परिवर्तनशील खाते में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इन दोनों का। लेकिन जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो सदैव फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट स्थिर पूंजी खाते में होता है। अब दोनों में अपन डिफरेंस देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ जी, स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधियों में अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अपन को पता होना चाहिए स्थिर पूंजी खाता विधि में कितने खाते बनाए जाते हैं। 2 खाते, एक तो पूंजी खाता बनाया जाता है और दूसरा चालू खाता बनाया जाता है। पूंजी खाते में कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना सिर्फ पूंजी खाते में एडजस्ट होगा, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी चालू खाते में एडजस्ट होगी। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होगा, जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे कैपिटल आए कैपिटल जाए या किसी भी अन्य टर्म, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी ड्राइंग वगैरह है वो सारी की सारी एक ही खाते में होगी, परिवर्तनशील पूंजी खाते में। अब देखिए, इसमें पूंजी खाते का शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। कब तक अपरिवर्तित रहता है, जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना आए या फिर कोई ड्राइंग ना जाए। इस पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, क्योंकि इसमें एक ही फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जाता है। पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, इस बात को ध्यान रखना, सदैव क्या होगा, क्रेडिट होगा। समायोजन लेखन के कारण पूंजी खाते का शेष क्रेडिट अथवा डेबिट दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। व्यवहारों का लेखांकन, इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजी का ही लेखा हो जाता है, जो पूंजी आ रही है या पूंजी जा रही है। लेकिन इसमें सभी के सभी टर्म्स है वो सारी की सारी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में होती है साथियों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपनों ने यहाँ तक पढ़ा है। अब कल से अपन आगे की ओर देखेंगे साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। आज अपन इतने देखेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।